तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15.2 जो कि है सांसद विधि। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो बुक का नाम है खान सर द्वारा जो है ये बुक कंपाइल किया गया है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 1992 से 2025 तक पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इस बुक में दिया गया है। तो हमने बहुत सारे चैप्टर कर चुके हैं, 15.2 तक पहुंच चुके हैं और हम आज करने वाले हैं संसद विधि। इससे पहले मैंने प्रीवियस वाले चैप्टर में पढ़ाया था लोकसभा के बारे में, और उससे पहले था राज्यसभा। ओके, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ओके, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी सभी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, राइट। तो आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, जैसे कि आप अगर बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या बीएसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या ऑडिट ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे हो, मतलब बिहार में जितने भी, मतलब कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, है ना, जब भी सभी के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार से बाहर रहते हो तो चूँकि ये पॉलिटी के क्वेश्चन हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन बदल तो नहीं जाएंगे, सेम क्वेश्चन जो है सभी जगह पूछा जाता है, तो उन सभी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, मैं बिहार के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बिहार में जितने भी एग्ज़ाम आज तक आए हैं ना, 1992 से 2025 तक, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, राइट। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि समिति होती क्या है ना। तो संसद समिति जो होती है वो दो प्रकार की होती है, मतलब कि संसद समिति दो प्रकार की होती है ना। एक में संसदीय समिति जो है दो प्रकार की होती है। एक अस्थाई समिति होती है, एक जो है अस्थाई समिति होती है, राइट। तो अस्थाई समिति मतलब कि वो होती है जो मतलब हमेशा के लिए रहती है ना, जो लंबी और नियमन कार्यों के लिए होती है। जैसे कि ये कहते हैं कि लोक लेखा समिति हो गया, या अनुमान समिति हो गया, या उपक्रम समिति हो गया। ये सब क्या है, ये सब समिति जो है मतलब हमेशा के लिए होती है ना, स्थायी समिति भी कहते हैं। और दूसरा समिति क्या हो, अस्थाई समिति होता है या विशेष समिति। इनको विशेष या अस्थाई समिति बोलेंगे, जैसे कि विशेष या अस्थाई समिति बोलेंगे, है ना। अस्थाई समिति विशेष इसलिए बोलते हैं, विशेष मतलब विशेष के नाम से जो है पता चल रहा है कि ये समिति बनाया जाता है किसी विशेष कार्य के लिए, है ना। यानी किसी विशेष विषय या विधायक या मामले की जांच हेतु समय सीमा के लिए क्या है गठित किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, विशेष समिति कहते हैं या एक अस्थाई समिति बोलते हैं। पहले समिति का क्या बोलते हैं, उसको अस्थाई समिति बोलते हैं। और अस्थाई समिति में बहुत सारी समितियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख समिति क्या है, लोक लेखा समिति हो गया, और लोक लेखा समिति हो गया, फिर अनुमान समिति हो गया, जैसे एस्टिमेट समिति भी बोलते हैं, उपक्रम समिति हो गया। तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि लोक लेखा समिति उनमें से एक है, लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है, तो हम बोल सकते हैं कि ये अस्थाई है ना, अस्थाई प्रकार की जो है समिति है। अपनी रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं महालेखा क्या है, परीक्षक को। ओके, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को CAG, कैग को, राइट। और कैग के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे। ओके, दूसरा है क्या, लोकसभा के स्पीकर, है ना, लोकसभा के स्पीकर को, या संसद मामले के मंत्री को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को जो है सबमिट करती है, राइट। तो हमारा आंसर कौन है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। और जैसे कि मैं आज बताना चाहता हूँ कि लोक लेखा समिति जो है, मैंने बताया कि वो एक स्थायी समिति है जो सरकार और इनका काम क्या है कि सरकार के मतलब कि खातों की जांच करना, मतलब क्या कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना पैसा हमारे पास आया है, ठीक ना। इस प्रकार जो है मतलब खातों की जांच करता है। और अपना रिपोर्ट किसको जब रिपोर्ट वो बना लेगा, है ना, तो किसको सौंपेगा, लोकसभा स्पीकर को, ठीक ना।
फिर और कै का काम क्या होता है कि कै का काम होता है फिर इस मतलब इन्होंने जो खाता बनाया ना कि मतलब इतना इन्हों अर्न किया, इतना एक्सपेंडिचर किया, तो इनका जो रिपोर्ट मतलब सही है कि नहीं, उनका काम क्या है, वो कैग करती है। राइट, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बता कि राज्य की, एक मिनट, बोला कि राज्य की विधान परिषदों का निर्माण या समाप्ति करता है। मतलब कि राज्य में जो है विधान परिषद होते हैं, है ना, और तो उसका जो है समाप्ति या निर्माण कौन कर सकता है। ओके, तो राष्ट्र पहला हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा है सांसद, तीसरा है प्रधानमंत्री, और चौथा क्या है, मुख्यमंत्री। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप अनुच्छेद अनुच्छेद 169 पढ़ेंगे, 169 पढ़ेंगे, उसके अनुसार बोला गया है कि भारत की संसद जो है, मतलब सांसद के बारे में बताया गया है। सांसद जो है ना, राज्य की विधान परिषद है ना, तो राज्य की विधान परिषद जो होता है, विधान परिषद, विधान परिषद की जो है, या विधान परिषद को जो है क्या कहते हैं, बना सकती है ना, बना सकती है, या फिर क्या है, समाप्त कर सकती है। राइट, समाप्त कर सकती है। तो मैंने क्या देखा कि कौन कर सकता है, सांसद। तो हमारा आंसर देखिए सांसद में है, ऑफ क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बी में जो है सांसद है, तो हमारा ये क्या है, करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मतलब कि भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है। तो सबसे पहले धन विधेयक होता क्या है और किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो धन विधेयक जो है दोस्तों, अनुच्छेद 110 के अंदर जो है धन विधेयक के बारे में जो है चर्चा की गई है। ठीक ना, और जो ये धन विधेयक मतलब किस टाइप का विधेयक होता है, जैसे कि हम मतलब कि कर होता है ना, टैक्स, है ना, टैक्स को अगर लगाना है ना, लगाना है, या फिर टैक्स में कटौती करना है, या टैक्स को क्या है, बढ़ाना है, वो सब मामले मतलब फाइनेंशियल मैटर जो भी होते हैं, वित्त मामले, वो जो है धन विधेयक के अंदर का आता है। ठीक ना, तो भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है। ठीक ना, तो धन विधेयक को कौन पारित करेगा, धन विधेयक का पारित करने का क्या काम है, वो राष्ट्रपति करते हैं। धन विधेयक मतलब को, धन विधेयक को स्वीकार कौन करते हैं, है ना, धन विधेयक को स्वीकार कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। स्पीकर या अध्यक्ष हिंदी में बोलते हैं, स्पीकर जो है अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक, धन विधेयक का क्या होता है, धन विधेयक जो है कभी भी सिर्फ लोकसभा में ही मतलब कि पेश किया जाता है। लोकसभा में जब पेश किया गया है ना, जैसे कि ये हो गया लोकसभा, है ना, लोकसभा में धन विधेयक को पेश किया गया, फिर मतलब जो भी उनमें प्रपोजल दिया जाता है वो करने के बाद जो है इसको राज्यसभा में जो है भेजा जाता है। और धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास जो है कोई भी पावर नहीं होता है। जब राज्यसभा को भेजा गया तो राज्यसभा के पास 14 डेज होता है ना, इन्हें मतलब चेक करने का। अगर इन्हें लगा कि ये मतलब इसमें सब कुछ करेक्ट है या इनकरेक्ट है, या फिर इनमें कोई सुझाव देती है, तो वो सीधा तो मतलब लोकसभा के की जो है उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है। फिर उसके लोकसभा स्पीकर के पास जाता है ना, स्पीकर के पास जा गया, स्पीकर के पास जा गया, फिर वो अगर इनको स्वीकृत करते हैं तो फाइनल जो है उनको किन के पास जाता है, राष्ट्रपति के बाद, है ना। राष्ट्रपति के पास जाने के, राष्ट्रपति के पास जो है जाने के बाद ही वो जो है वो पारित होता है। राइट, तो हमारा आंसर कौन है, ए है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बोला सांसद जैसे निचला सदन कहते हैं, और सांसद उच्च सदन करते हैं, और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र जो है क्या है। राइट, तो सांसद निचला सदन किसको कहते हैं, निचला सदन जो है हम लोकसभा को कहते हैं। राइट, उच्च सदन किसको कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। और राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। तो मैंने बताया था, कितना बार मैंने बताया था कि लोकसभा के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 25 साल होता है, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 साल होता है, और प्रेसिडेंट हो गया या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए जो है न्यूनतम उम्र जो है 35 साल होता है। मतलब ये एक क्राइटेरिया है ना, कितना साल रहेगा तभी जो है इसके लिए मतलब योग्य हो पाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारा 25 हो गया, 30 हो गया, और 35 कहाँ है, 25, 30 और 35 हमारा पहला ही ऑप्शन है दोस्तों। तो हमारा ये जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि
कि संसद जो है, संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कि भारत के पूरे या किसी विभाग के लिए कोई भी कानून बना सकता है। मतलब कि कोई है अंतर्राष्ट्रीय संधि बना है ना, उसको लागू करना है, तो मतलब उनको पूरे भारत में लागू करना है, मतलब किसके सहमति से वो कर पाएगा लागू। हमारा ऑप्शन है कि ये सभी राज्यों की सहमति से या राज्यों के बहुमत की सहमति से, मतलब बहुमत मिलना चाहिए। ये सहमति मतलब नॉर्मली बोले कि हाँ हाँ सहमत हैं, ओके। और बहुमत मतलब कि मेजोरिटी होना चाहिए संबंधित राज्यों की समिति से, या उस राज्य का अगर कोई है संबंधित उससे, या किसी भी राज्य की सहमति के बिना, है ना। तो हम देखेंगे ना, तो जब आप जो है आप जब कर पढ़ेंगे अनुच्छेद, एक मिनट, है ना, अनुच्छेद कितना पढ़ेंगे 253, है ना। अनुच्छेद जब 253 पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत बताया गया है कि संसद को अंतर्राष्ट्रीय संधियों और समझौता को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई है। मतलब संसद के पास जो है ना, संसद के पास जो है मतलब ये पावर है ना। मतलब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगति, मतलब ये क्या हुआ, संधि जब हुआ, उनको लागू करने का जो है अधिकार है, या उस पर फिर कानून बनाने का अधिकार है। वह क्या कहते हैं, वो वह देश के किसी भी हिस्से, या फिर क्या कह सकते हैं, देश के मतलब पूरे देश के लिए जो है कानून बना सकती है। ये पावर जो दिया गया है अनुच्छेद कितना है 253 के अंतर्गत, राइट। ये अंतर्राष्ट्रीय संघियों के बारे में अनुच्छेद 253 में बताया गया है। तो बोला किसी भी राज्य की समिति नहीं है, सहमति के बिना, राइट। ये जहाँ पे सहमति, सॉरी टाइप मिस्टेक हो गया है, ये सभी जो है क्या दिया है, इसका सभी है जो है दिया गया है, ये सहमति है, राइट। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, है ना, सहमति लिखा हुआ है, ये भी सहमति हो गया। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला गया है इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, इनमें से कौन थे। तो प्रोटेम स्पीकर, है ना, तो बोला कि राष्ट्रपति ने भृत, है ना, क्या ये मिस टाइप है ना, इसको क्या क्या लिखेंगे, है ना, भृत हरि मेहताब, हरि मेहताब को जो है मतलब कि 18वीं मतलब कि लोकसभा, जो कि कितना था 2004 में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, है ना। तो कह सकते हैं कि तो हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब कि कौन से स्पीकर बनाए गए थे, तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। ये क्या है, मतलब आपको याद करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर है 7, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संसद का एक सदस्य अपने केंद्र के विकासात्मक मतलब विकास के कार्यों के लिए, कार्यक्रमों के लिए कितनी राशि खर्च कर सकता है। 1 लाख रुपये, है ना, 10 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपये, मतलब कि खर्चा कर सकता है, ठीक ना। तो बोलेंगे कि संसद का जब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना कब आया था, कि ये क्वेश्चन का टाइम क्या है 22/10/2000 को आया था, है ना, 2000 को। मतलब ये क्वेश्चन जो है मतलब पूछा गया प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, राइट। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम जो है, उस टाइम तक मतलब कि संसद के पास कितना पावर था, संसद के पास 2 करोड़ रुपये का पावर था। तो इसके अनुसार से हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो है कहते हैं ना वित्तीय वर्ष, है ना, वित्तीय वर्ष क्या है, वित्तीय वर्ष कितना 2011 से 12 में, है ना, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 5 करोड़ कर दिया गया है ना। तो ये बात को भी आप जो है याद कर लीजिएगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 8 है, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति को एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं, राइट। तो एस्टीमेट कमेटी भी कहते हैं प्राक्कलन समिति को। तो हम देखेंगे कि इस कौन मतलब किसको मतलब कि जुड़वा बहन कहते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, ये मैंने बताया कि प्राक्कलन कमेटी समिति जो है मतलब किस प्रकार की समिति है ना। एक तो वित्त समिति है ना, एक तो वित्तीय समिति है ना, वित्तीय समिति है। और दूसरे प्रकार की ये एक अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति है। और एक अस्थाई समिति के बारे में मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया था, वो कौन सा था,
लोक लेखा समिति, है ना, लोक लेखा समिति, राइट। तो ये हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि प्राक्कलन समिति जो होता है मतलब कि संसद की जो है क्या है, वित्तीय समितियाँ होती है ना। और लोक लेखा समिति क्या कहते हैं, लोक लेखा समिति सरकार के खर्चों को मतलब कि जांच करती है ना। और प्राक्कलन, जबकि प्राक्कलन समिति क्या कहते हैं, सरकार के अनुमानित खर्चों की जांच करती है। मतलब कि एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर क्या हुआ, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एस्टिमेट लगा रहे हैं ना कि कितना खर्चा होने वाला है ना। तो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर मतलब कि है ना, कितना खर्चा होने वाला है। जबकि लोक लेखा समिति क्या करती है, मतलब कितना खर्चा हुआ है, ठीक ना। मतलब कि ये मतलब इसका जांच करती है लोक लेखा समिति। मतलब जो बात क्या है, जुड़वा बहन है ना। जुड़वा बहन क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि दोनों देखिए मतलब जो भी खर्चा हो रही है वित्तीय, दोनों वित्तीय समिति है ना, दोनों जो है वित्तीय समिति है और दोनों अस्थायी समिति है, राइट। तो इसलिए जुड़वा बहन कहते हैं कि दोनों जो है सरकार के खर्चों की जांच करती है ना, मतलब रिपोर्ट बनाती है, ये समिति है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सा आंसर हमारा सही होगा, अब तक तो शायद आपको पता चल गया होगा। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है ना। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो मैंने इतना समझा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है कि सही कारण चुनिए, मतलब कारण जो है सही बताइए। ओके। बोला कि संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री को होता है। संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या प्रधानमंत्री को होता है। संसद चुनाव के द्वारा आते हैं या भारत में संसद व्यवस्था कायम है, या प्रधानमंत्री जो है लोकसभा के संसदों द्वारा क्या है चुने जाते हैं, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या है, तो भारत के देखिए संसद शासन व्यवस्था को मतलब कि अपनाया गया। भारत में क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था है ना। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, और जहाँ सरकार जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, राइट। और राष्ट्र का प्रधानमंत्री जो है राष्ट्र का प्रधानमंत्री नेता होता है, जिसे बहुमत दल के समर्थन के रूप में जो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है ये होगा। तो कि सबसे पहले क्या हो गया, भारत के में संसद व्यवस्था कायम है। फिर उसके बाद क्या, संसद चुनाव के द्वारा आते हैं, मतलब सही क्रम मतलब है ना, ये कारण नहीं है, सही क्रम ये है, राइट, है ना। सही क्रम मतलब कि चुनना है ना। दो हो गया। उसके बाद भारत में संसद में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका, प्रधानमंत्री का होता है। लास्ट क्या है, प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है चुने जाते हैं, राइट। तो ये हमारा सही क्रम हुआ, हमारा आंसर डी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा ली गई है ना। सार्वभौम जो है की अवधारणा मैं बताना चाहता हूँ, वो कहाँ से ली गई है, वो ब्रिटेन से ली गई है ना, जैसे इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड, राइट। जहाँ संसद की क्या है, संसद की सर्वोच्चता को सर्वोपरि माना जाता है। भारत में संसद प्रणाली जो है ब्रिटेन से ली गई। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में अंतर यह है कि, है ना, देखिए धन विधेयक और वित्त विधेयक, राइट। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, तो मैं ऑप्शन पहले पढ़ते हैं क्या है। वित्त विधेयक केवल एक समान विधेयक है, राइट, इसको फुल स्टॉप लगाते हैं। वित्त विधेयक और राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है ना, फुल स्टॉप। फिर बोला वित्त विधेयक जो राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ना, स्वीकृत नहीं, अस्वीकृत, है ना, अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई अंतर नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बीच मुख्य अंतर क्या होता है कि धन विधेयक को लोकसभा में पारित किया जा सकता है, ठीक ना, लोकसभा में पारित किया जाता है, और राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती है किसी भी हालत में। मैंने कुछ देर पहले ही धन विधेयक के बारे में ये समझाया था। जबकि जो है वित्त विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है ना, और दोनों विधेयक करों और सरकारी खर्चों से संबंधित होते हैं। मैं बस ये अंतर है वित्त विधेयक और राज्यसभा
के द्वारा प्रभावपूर्ण से अस्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। इज द मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, तो हमें ये सब समझ आता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, राइट। तो शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि शून्यकाल जो है मतलब भारत संसद में शून्यकाल का मतलब अर्थ होता है कि प्रश्नकाल के बाद वह समय जब संसद के सदस्य तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, ठीक ना, उठा सकते हैं। जैसे कि 1962 में जो है शून्यकाल की जो शुरुआत जो हुई थी 1900 क्या है 62 ईस्वी में हुई थी। और जिसे जीरो आवर भी कहते हैं ना, जीरो ZERO, हाँ, जीरो आवर भी कहते हैं। और शून्यकाल भारत संसद प्रक्रिया का एक अनौपचारिक अनौपचारिक उपकरण है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद जो है मतलब स्टार्ट होता है। अब प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है, क्वेश्चन आवर का टाइम क्या होता है, तो 11 से जो है 12 जो है क्वेश्चन आवर का टाइम है। उसके जस्ट बाद जो है शून्यकाल स्टार्ट होता है, राइट। तो जो प्रश्नकाल के जो है तुरंत बाद होता है। इस दौरान जो सदस्य जो है तत्काल महत्व के मामलों को बिना पूर्व सूचना के सदन में उठा सकते हैं, है ना। बिना पूर्व सूचना मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए जो है नोटिस दिया जाता है, राइट। तो मतलब उठा सकते हैं, लेकिन इसने भारत संसद के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। शून्यकाल का बोलते हैं समय आमतौर पर दोपहर 12 बजे शुरू होता है, इसलिए क्या कहते हैं शून्यकाल, क्योंकि देखिए 12 बजे से टाइमिंग क्या हो जाता है, ऐसे करके 0 0 हो जाता है ना, तो इसीलिए से शून्यकाल से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हम सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब भारत में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो देखिए क्या है, हाँ, तो क्या बताया कि भारत में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो लगभग दिन में 12 बजे के समय सदन का सत्र 1 घंटे के लिए रोक दिया गया हो, या फिर जब विपक्ष दावा करे कि सदन में विश्वास रोक दिया हो, या प्रश्नकाल के तुरंत जब 12 बजे रहे हो तब सदस्य मुद्दा उठा सकते हैं, या संसद का सत्र समापन हो गया हो। देखिए अब क्या हुआ, देखिए क्या बोल रहा है ऑप्शन ए में कि लगभग दिन में 12 बजे के बाद, है ना, सदन का सत्र 1 घंटे के लिए रोक दिया। क्या ये है, नहीं है, क्योंकि शून्यकाल कब स्टार्ट होता है, प्रश्नकाल के बाद। प्रश्नकाल का टाइमिंग क्या है 11 से 12 बजे, और 12 से जो है शून्यकाल जो है स्टार्ट होता है। जब विपक्ष दावा करे कि सदन में ने विश्वास खो दिया है, ऐसा नहीं है, राइट। जब ये तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, देखिए प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है, लगभग दिन के 12 बजे बज रहे हो तब मुद्दा जो है उठा सकते हैं, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और संसद का शब्द जो है समापन हो गया, ये जो है गलत हो गया, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बढ़ते हैं। मतलब राजनीतिक शब्दावली में शून्य का अर्थ क्या होता है ना। राजनीतिक शब्दावली में शून्य का अर्थ क्या होता है, शून्य का अर्थ क्या होता है कि वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऐसा है नहीं। निलंबन प्रस्ताव होता है नहीं, स्थगन प्रस्ताव होता है नहीं। तो उत्तर प्रश्न सत्र जो है इसको मिक्यो जो है मतलब शून्यकाल शब्दावली में मतलब कहते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब हुई। तो मैंने अभी तुरंत बताया कि भारत में शून्यकाल की शुरुआत जो है 1962 से स्टार्ट की गई थी, है ना। तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मतलब भारत की संसद प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है। देखिए फिर से जो है तब सेम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन देखिए थोड़ा सा ऑप्शन जो है अलग होगा। देखिए यह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है, ये है, या प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच का समय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, या फिर किसी विधेयक पर चर्चा के 2 चरणों के बीच अनौपचारिक चर्चा के लिए आवंटित समय, या बजट पर चर्चा के लिए विशिष्ट समय, राइट। तो क्या कहते हैं कि जब वह ठीक समय जब प्रश्नकाल जो है समाप्त होता है, या फिर बोला प्रश्नकाल और कार्य सूची की अगली मध्य, है ना। ये क्या है, जब प्रश्नकाल समाप्त है ये तो ठीक है, लेकिन जब प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच का समय अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय उठाते हैं, तो हमारा ये जो है ए जो है ऑप्शन जो है, नहीं सॉरी मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, प्रश्नकाल और कार्यसूची के अगली मध्य के बीच, हाँ ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है, ठीक ना।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 16 बोला कि प्रश्न काल, है ना, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? ठीक बाद के समय को शून्य काल कहते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब भारत में सरकार का रूप है, किस प्रकार का रूप है? तो राजतंत्र है, मतलब राजतंत्र का, राज्य का शासन चलता है, या तानाशाही है, तानाशाही है नहीं है, या फिर अध्यक्ष का रूप है, नहीं, संसदीय प्रणाली है। मैंने अभी कुछ कुछ देर पहले जो है इस क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया था कि भारत में संसदीय प्रणाली चलती है। बोला नवनिर्वाचित लोकसभा में तात्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है ना, कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक मतलब प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है ना। तो प्रोटेम स्पीकर है, तत्कालिक अध्यक्ष किसे चाहे। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को, या भूतपूर्व अध्यक्ष को, या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य को, या राज्यसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ठीक है, राज्यसभा के बारे में है तो राज्यसभा का कोई मतलब नहीं है ना। ये तीनों हो सकते हैं, लेकिन फिर क्या है हमारा ऑप्शन के तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तत्कालिक अध्यक्ष को अंग्रेजी में प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, है ना। वो क्या है, लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता था। हमारा आंसर कौन है? आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और हम सीधे सीधे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है हम बढ़ते हैं। मतलब आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, है ना, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, या भारत राष्ट्रपति द्वारा, सॉरी ये थोड़ा, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर लोकसभा द्वारा चुने जाते हैं, है ना, फुल स्टॉप। या क्या बोला, भारत के, अच्छा भारत के है, ये करेक्ट होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। पिछले वाले ऑप्शन में मैंने क्या बताया था कि जो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, वो सबसे लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है, लेकिन चुने किसके जा रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो जो है चुने जाते हैं। क्या क्या राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति करते हैं, ठीक ना। वरिष्ठतम सदस्य तो होता है, मतलब ये करेक्ट आंसर था, लेकिन अगर भारत के राष्ट्रपति नहीं होता है यहाँ पे ऑप्शन, तो ये जो है हमारा ये लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। और चुनते कौन है, सेलेक्ट कौन थे, अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। जैसे क्या है, प्रधानमंत्री होते हैं ना, प्रधानमंत्री हैं, और ये प्रेसिडेंट हैं, और ये क्या है, मंत्री हो गया, ठीक ना, मंत्री लोग हो गया ना। मंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किनके कहने पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे करते हैं ना। तो ओके, तो आप समझ ही गए होंगे इसका मतलब, इस क्वेश्चन और पिछले वाले क्वेश्चन का मतलब क्या था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बना भारत के लोकसभा राज्यसभा के कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश जो है आवश्यक है? सबसे पहला मैं बता दूं कि वो चाहे हो लोकसभा हो, चाहे हो राज्यसभा हो, कोरम के लिए जो है टोटल सदस्य का जो है 1/10 भाग जो है होना बहुत ही जरूरी है, राइट। जैसे कि लोकसभा में, है ना, लोकसभा में कितने होते हैं सदस्य? 550। राज्यसभा में कितना हो गया? 250। तो 550 का कितना हो गया? 10% के हो गया ना, 55 हो गया। और इसका कितना है? 25 हो गया, राइट। तो लोकसभा में जब स्टार्ट कार्यवाही करेंगे तो 55 सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा में कितना है? 25 सदस्य होना चाहिए मिनिमम, है ना, कोई भी काम जो है स्टार्ट करने के लिए। अगर बोले ज्वाइंट कमिटी, ज्वाइंट सेशन हो गया तो आप काउंट कर सकते हैं, 60 70 80 जो है हो गया। हमारा देखिए, हमारा ऑप्शन क्या है? 1/10 भाग, बी में जो है करेक्ट आंसर दिया गया है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है, विधि मतलब कानून बनाने का सर्वोच्च निकाय, वो कौन सा है ना। तो विधि निर्माण में जो है, मतलब कानून निर्माण के लिए जो सर्वोच्च निकाय है वो कौन है? तो सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो हमारे सांसद जो होते हैं वो कानून, मतलब कानून कौन बनाते हैं? सांसद बनाते हैं ना। तो सांसद को ही सर्वोच्च निकाय बोला जाता है, नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग का मतलब क्या है कि देश में कैसे विकास होगा, क्या काम करेंगे, इसका काम है ना, मतलब नीति बनाना देश के लिए ना। और राष्ट्र विकास परिषद का क्या है? राष्ट्र में के विकास के लिए बनाना, है ना। कार्यपालिका है, ठीक है। तो
कौन हो गया हमारा आंसर, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मतलब संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है ना। अब ये कटौती, जैसे कि नाम सुन के आपको लग रहा होगा कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या होगा, मतलब कि सरकार में जो है कोई जब बजट जो है पेश करते हैं, ठीक ना। मान चलिए कि एक निर्माण है, एक ब्रिज बनाना है, ठीक ना। मैं आपको समझाने के बता रहा हूँ कि एक ब्रिज बनाना है, और ये जो है आदमी है, ये आदमी है, इन्होंने मतलब कि रिपोर्ट बनाया, सांसद में रिपोर्ट बनाया कि इस ब्रिज को बनाने के लिए जो है 1,000 रुपये जो है, तो 1,000 करोड़ जो है खर्चा है, राइट। तो लेकिन ये कटौती प्रस्ताव क्या आता है, कि 1,000 खर्चा हुआ, लेकिन जो है जब हम प्रस्ताव करते हैं सांसद में, तो सभी सांसद को लग रहा है है ना, कि इस ब्रिज को बनाने में 1,000 नहीं होगा, 800 करोड़ रुपया जो है खर्चा होगा, ठीक ना। तो इसी को कटौती प्रस्ताव कहते हैं, ठीक ना। मतलब 1,000 रुपये से 200 करोड़ रुपये जो है काट दिया ना, इसको कटौती प्रस्ताव करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन की ओर चलते हैं। बोले सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना है ना। तो यह आंसर लग रहा है कि हमने जो समझा है इसके अकॉर्डिंग तो यही सही लग रहा है। और सरकार के दैनिक वित्त खर्चों पर रोक नहीं लगाना, भारत की संचयी निधि के अनुदान पर रोक तो नहीं लगा रही है, सरकार के अनुदान पर रोक, मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, बट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो कटौती प्रस्ताव का क्या मतलब होता है हम समझ सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 तो हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। बोला राष्ट्रीय बचत योजना निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है। राष्ट्र बचत योजना जो है निम्नलिखित में से एक का हिस्सा है। तो देखिए बचत योजना, मतलब बचत योजना जो होती है, राष्ट्र बचत योजना भारत की क्या है, लोक लेखा का हिस्सा होता है ना, लोक लेखा का हिस्सा होता है। आयकर अधिनियम की धारा जब 88 आप पढ़ेंगे के तहत, ऐसे पढ़ना तो नहीं है बट मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए, कि तहत राष्ट्र बचत योजना रिटर्न और कर लाभ प्रदान करती है, और यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, यह एक निश्चित आय वाली निवेश योजना है ना। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, भारत के लोक लेखा, ओके, भारत की क्या है, लोक लेखा जो है इसका आंसर है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मतलब राष्ट्रपति का वेतन जो है किस फंड से दिया जाता है। तो कहते हैं कि राष्ट्रपति का वेतन जो है किस फंड से दिया जाता है ना। तो राष्ट्रपति का वेतन जो है, वेतन के बारे में कहाँ पे उल्लेख दिया गया है, मैंने बहुत बार बताया है, ठीक ना। तो वो सेकेंड शेड्यूल मतलब अनुसूची, राइट, अनुसूची। आप जब सेकेंड शेड्यूल पढ़ेंगे, दूसरी अनुसूची पढ़ेंगे, तो उसमें राष्ट्रपति के वेतन और मतलब कि बहुत सारे लोगों का वेतन के बारे में दिया गया है। तो बोले राष्ट्रपति का वेतन जो है क्या समेकित फंड, मतलब समेकित फंड से दिया जाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद क्या है, समेकित फंड का उल्लेख क्या है, 266 क्लाउज 1 में दिया गया है ना। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से प्राप्त जो है राजस्व, उधार लिया गया धन और उसके द्वारा दिए किए गए ऋण की खर्चों की प्राप्तियां जो है शामिल होती है ना। तो प्रधानमंत्री फंड से नहीं दिया जाता है, आकस्मिकता फंड से, ये कंटिजेंसी फंड बोलते हैं, ठीक ना। अभी कंटिजेंसी फंड का जो है क्वेश्चन आने वाला है, तो उस टाइम मैं बताऊंगा, राइट। तो हमारा सी जो है करेक्ट आंसर है। कंटिजेंसी मतलब आकस्मिकता फंड, मतलब जैसे लग रहा है कि इमरजेंसी ना, उस टाइप का है। तो देखिए क्या है, हम संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है। जब संसद की जो है संयुक्त बैठक होती है, तो इसकी अध्यक्षता जो है कौन करता है ना। तो हम जानेंगे अभी तुरंत। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि संसद जब ये संयुक्त बैठक होगा, है ना, तो संयुक्त बैठक होगा तो उसको अध्यक्षता कौन करेगा। तो भारत की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता के बारे में जब संयुक्त बैठक हो जाता है, तो अनुच्छेद जो है, एक मिनट, हाँ, अनुच्छेद जो है 108 में बताया गया है, ठीक ना। इसके अंतर्गत क्या बताया गया दोस्तों, कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है ना, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, पादेन सभापति, आप मैंने आप शायद आपको पता होगा तो बताइए, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक ना, उपराष्ट्र, है ना, उपराष्ट्रपति होते हैं, राइट। तो हम देखते हैं अनुच्छेद 108 में क्या बोला जा रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, जब लोकसभा का अध्यक्ष जो है अनुपस्थित रहेंगे, ऐसे तो कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करेंगे, है ना, ज्वाइंट सेशन
का अध्यक्षता, है ना। फिर क्या बताया कि लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष करेंगे तथा लोकसभा उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा का उपसभापति जो है अध्यक्षता करता है, ठीक ना। संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का मतलब मुख्य मकसद क्या होता है, मतलब कि क्या कहते हैं, संसद के दोनों सदनों के बीच मतलब जो कभी भी क्या कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाता है ना किसी बिल को लेके, या फिर कोई अहम मुद्दा को सुलझाना हो, तो उस टाइम में जो है संयुक्त बैठक जो है बुलाई जाती है। और ये कौन बुला सकते हैं, राष्ट्रपति बुला सकते हैं, राइट। तो हमारा ऑप्शन जो है लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष प्रेजेंट नहीं हो तो लोकसभा जो है कौन करेगा, लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे, लोकसभा, है ना, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, है ना, उपाध्यक्ष करते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला कि सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहते हैं, ठीक ना। मौखिक रूप से जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल को क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए, तो हम देखते हैं उस क्वेश्चन को क्या कहते हैं। मौखिक रूप से जब, जैसे कि मैं यहाँ में बताऊँ ना, मौखिक रूप से जो है जो सवाल पूछे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं, है ना। तारांकित, और इनके बारे में क्या है, तारांकित प्रश्न जो होता है इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब जो है उसी टाइम दिया जा रहा है, ओरल जवाब दिया जाता है। मतलब बोला कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा उस टाइम कि भारत के प्रधानमंत्री कौन होते हैं, है ना, भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो वहाँ पे ऑप्शन मतलब उसी टाइम जो है इस चीज़ का जवाब दिया जाएगा, राइट। तो उस टाइम मतलब कि जवाब दिया जाएगा, राइट। तो इससे क्या है, ओरल क्वेश्चन हो गए, ओरल क्वेश्चन। अब अनुपूरक क्वेश्चन क्या है, जैसे कि मैंने ओरल क्वेश्चन पूछा कि अनुपूरक क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, मैंने ओरल क्वेश्चन कुछ भी पूछा, ठीक ना, कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपने बताया कि आंसर बताया कि दिल्ली, राइट। फिर जो है एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी थी, तो ये अनुपूरक क्वेश्चन हो गया। अल्पसूचित क्वेश्चन क्या हो गया, मतलब मतलब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन बोलते हैं ना अंग्रेजी में बोलेंगे, तो ये क्या है, क्वेश्चन जो है तब 10 दिन के मतलब कि शॉर्ट मतलब 10 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, ठीक ना। और इस प्रकार अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो इसका जवाब जो है हमेशा लिखित दिया जाएगा ना, रिटेन जवाब मिलेगा। और देखिए तारांकित प्रश्न जो है इनका भी जवाब जो है रिटेन ही दिया जाता है ना, रिटेन दिया जाता है। इतना ये सब मैंने बता दिया, राइट। तो सदन में प्रश्नकाल के बाद, है ना, प्रश्नकाल का टाइम क्या होता है, 11 से कितना 12 बजे तक होता है। प्रश्नकाल के बाद जो है शून्यकाल जो है स्टार्ट का होता है। शून्यकाल में जो ओरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, और उसका जवाब जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका ओरल जवाब दिया गया, वो तारांकित प्रश्न कहते हैं। तारांकित प्रश्न को इंग्लिश में स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। मतलब कि जैसे आपको कोई क्वेश्चन है ना, मतलब को आप बुक पढ़ रहे हो, कोई क्वेश्चन आया, अगर लगा कि हाँ ये दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन के बगल में स्टार मार्क करके कर रख देते हैं ना, इसी स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, ठीक ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, सॉरी इसमें 26 ही लिखा गया। कंटिजेंसी फंड निधि को राष्ट्रपति कैसे क्या बोला, कंटिजेंसी फंड को राष्ट्रपति कैसे व्यय करता है ना, व्यायाम नहीं है, ये व्यय करता है, वो यो व्यय करता है, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, बोलता है कि आकस्मिकता जो होता है कंटिजेंसी फंड है ना, कंटिजेंसी फंड निधि भारत सरकार का एक ऐसा कोष होते हैं, है ना, जिसका उपयोग अप्रत्याशित व्यय को मतलब कि पूरा करने के लिए किया जाता है। यह निधि जो राष्ट्रपति के अधीन होती है और इसे संसद स्वीकृति के पूर्व जो है व्यय कर सकते हैं। अब देखिए कंटिजेंसी, इसको अंग्रेजी में कंटिजेंसी फंड बोलते हैं ना, और हिंदी में क्या बोलते हैं, आकस्मिकता निधि, है ना, कंटिजेंसी फंड है, राइट। और इसका मतलब क्या होता है, मतलब कब मतलब खर्चा कर सकते हैं, ठीक ना। तो कब होता है, जब मतलब जैसे कि जैसे कि मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, राइट, ये आप हो और आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपका खर्चा एवरी मंथ का 10,000 आता है, ठीक ना, 10,000 रुपीज़ जो है एवरी मंथ का खर्चा आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता होगा ना कि कभी आपका तबीयत खराब हो गया, है ना, या फिर चलिए तबीयत का दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि तबीयत नहीं ख़राब है, आपको कहीं और मतलब कोचिंग पढ़ना है, ठीक ना, किसी कोचिंग में एडमिशन लेना है। अब उसका फ़ी जो है 20,000 हो गया, है ना, 20,000 हो गया। तो ये अचानक आ गया ना, चलिए ये अचानक आ गया ये तो ठीक है, लेकिन चलिए मैं एक तबीयत का एग्जांपल सबसे अच्छा होगा, मतलब कहीं कहीं आपका तबीयत ख़राब हो गया,
तबीयत के खराब होने के बारे में तो हम नहीं जानते थे ना, वो अचानक आ गया। जैसे देश में वही क्या होता है, हम एक एस्टीमेट लगाया जाता है सबसे पहले कि एस्टीमेट मतलब 1 साल में जो है इतना मतलब कि 100 है ना, 100 हज़ार करोड़ रुपया जो है 1000 करोड़ रुपीज़ जो है खर्चा होने वाला है, ठीक ना। लेकिन क्या हो गया कि देश में कभी क्या देखते हैं कि बाढ़ हो गया किसी एरिया में या फिर भूकंप हो गया, उसके कारण जो बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है ना, तो सरकार का और जो है खर्चा बढ़ जाता है। यही तो बोलते हैं ना कंटीजेंसी, मतलब अचानक हो गए, है ना, अचानक ये खर्चा आ गया, मतलब इस फंड को मतलब कैसे व्यय करेगा, अचानक हो गया, तो इसी को कंटीजेंसी फंड कहते हैं। सिंपल सी है। अब इसको व्यय करने के लिए कब करते हैं, राष्ट्र संकट के समय, मतलब कैसे व्यय कर सकते हैं, या संकट के संसद की स्वीकृति के बाद, है ना, तो संसद के स्वीकृति के पूर्व, है ना, संसद की स्वीकृति के पूर्व जो है कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए बनाया गया है कि देखिए कंटिजेंसी फंड है ना, अचानक मतलब कि अचानक जो है मतलब कि कहीं पे देखो फ्लड आ गया, है ना, फ्लड आ गया तो हमें तुरंत निकाल के खर्चा करना पड़ेगा ना। नहीं तो अगर हम सोचेंगे कि फंड में जाके संसद में जाएं फिर ऐसे वोट करें बिल पास करें तो टाइम लग जाएगा, इसलिए संसद की स्वीकृति के पूर्व जो है हम इसको खर्चा जो है कर सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। और भारत संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुला सकता है। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि संसद जो अधिवेशन जो है कितना आर्टिकल अनुच्छेद जो है 108 ना, अनुच्छेद 108 में बुलाया जाता है। वो कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन करते हैं, स्पीकर जो है मतलब कि अध्यक्ष करते हैं ना, तो राष्ट्रपति आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की ओर बढ़ते हैं। बोला कि अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अत्याचार निवारण अधिनियम जो है 1990 में बना था, और ये हमारा ऑप्शन कितना क्या है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 29 है। क्या बोला, संसद द्वारा पास किया हुआ विधायक तभी एक कानून बन पाता है जब निम्नलिखित में से किसने पास किया हो। क्या राज्यसभा अध्यक्ष, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति। तो मैंने बोला कोई भी विधायक नहीं है, विधेयक है, ये विधेयक है ना। विधेयक तभी एक कानून बन पाता है, कोई भी विधेयक, है ना, विधेयक कोई तभी एक कानून बन जाता है जब उसे, है ना, राष्ट्रपति जो कहते हैं, राष्ट्रपति जो है स्वीकृत कर ले, है ना, स्वीकृत कर ले, तभी जो है वो जो है क्या कहते हैं, कानून बन जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है राष्ट्रपति है, और ये करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, राइट। मतलब धन विधेयक राज्यसभा के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया गया है। देखिए धन विधेयक के बारे में क्या है, 110 में पाया गया है ना धन विधेयक। लेकिन क्या है, धन विधेयक को राज्यसभा के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है, ये जो है अनुच्छेद 109 में दिया गया है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द क्या है, करेक्ट आंसर है, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि एक व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है ना, उस पर राष्ट्रपति द्वारा कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। वो मतलब कोई व्यक्ति है जो क्या है, संसद का सदस्य तो नहीं है, राइट। तो मतलब कितने महीने के लिए जो है उसे मंत्री मतलब कि मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, और उसके बाद अगर वो नियुक्ति नहीं होगा तो क्या होगा, मंत्री पद से हट जाएगा। वो अधिकतम महीने कितना होता है, अधिकतम कितने, 6 महीना होता है। और ये अनुच्छेद किस में बताया गया है, अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 75 और 5 क्लॉज 5 में जो है कहता है कि संसद का सदस्य ना होने पर भी कोई व्यक्ति जो है 6 महीने तक जो है मंत्री बन सकता है ना, वो 6 महीने तक जो है मंत्री जो है रह सकता है। फिर उसके बाद जो है उसे किसी भी सदन, है ना, किसी भी सदन, है ना, क्या है, किसी भी सदन, जैसे कि वो को क्या हो गया, लोकसभा हो गया, या फिर क्या हो गया, राज्यसभा का सदस्य बनना ही पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या, मंत्री नहीं रह सकता है, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
बोला गया कि एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है, मतलब साधारण विधेयक को मतलब प्रस्तावित किया जा सकता है ना। तो क्या है कि संसद के किसी भी सदन में जो है साधारण विधेयक को जो प्रस्तावित करके पास किया जा सकता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है ना। तो चुनाव आयोग, देखिए चुनाव आयोग के बारे में बात करेंगे, है ना। तो चुनाव आयोग जो है मतलब कि देश की लोकतंत्र की एक संस्था है ना, संसदीय लोकतंत्र। और न्यायपालिका भी है योजना आयोग। तो योजना आयोग जो है, योजना आयोग की स्थापना जो है देश के संसाधनों का कुशल इस्तेमाल करने के करके जो है जीवन स्तर को मतलब कि, है ना, जीवन स्तर को, है ना, जीवन स्तर को उठाने के मतलब सुधार लाने के लिए किया गया था। तो कह सकते हैं कि ये जो संसद लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है, मतलब कि अगर ये क्या है, ये अगर ये नहीं होता है ना तो भी मतलब कि लोकतंत्र के ऊपर जो है कोई मतलब कि, है ना, लोकतंत्र के लिए जो कोई आवश्यक शर्त जो है नहीं है ना, लोकतंत्र होने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आगे है कि भारत संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है ना। भारत संसद है निम्नलिखित मिल से बनती है। देखिए संसद के बारे में बता रहा हूँ, संसद है ना, संसद के मतलब कि तीन जो है होते हैं, है ना। सबसे पहले क्या राष्ट्रपति होते हैं, है ना, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा मिलके जो है तीनों का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और सब ऑप्शन को भी देखते हैं, लोकसभा एवं प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा एवं राज्यसभा नहीं, और लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री नहीं होता है। क्या लोकसभा राज्यसभा और क्या है राष्ट्रपति होते हैं, तीनों मिल के जो है भारत संसद को निम्नलिखित में से बनती है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 36 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी समिति, संसद समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है। अब कैग की ऑडिट रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करेगी, तो वो है, मैंने ये तो वो कौन सी समिति है, लोक लेखा समिति है, राइट। लोक लेखा समिति है वो ऑडिट रिपोर्ट जो है जांच करती है, लोक लेखा समिति। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। भारत में मौजूदा कानून में कौन बदलाव कर दे। कानून में बदलाव करने का अधिकार केवल और केवल क्या है, संसद को होता है, राइट। तो संसद में कौन कौन से आते हैं, राष्ट्रपति, और देखिए संसद में कौन आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, है ना, राष्ट्रपति आते हैं, और लोकसभा हो गया, और क्या है राज्यसभा, है ना। ये सब मिल के जो है मतलब कि संसद बनते हैं। तो डी मतलब डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। मतलब कि लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का कितना % मत प्राप्त हो। मतलब कि मैं मतलब प्राप्त नहीं हुआ तो ठीक ना, उसे मतों का कितना % कम से कम मत प्राप्त हो, है ना, कम से कम, यहाँ पे कम डाल दीजिए, है ना, कम से कम मत प्राप्त होना चाहिए। तो वो कितना है, तो आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। तो आप बताइए कितना को होगा। तो कहते हैं कि मतलब कि 1/6 जो है कम से कम उसको वैध मतों का जो है प्राप्त करना होता है। जैसे कि मतलब, है ना, टोटल जितना मत पड़ा है ना, जितना मत पड़ा उनका 1/6 भाग जो से प्राप्त करना होता है। नहीं तो जमानत राशि जो है खो देता है। जमानत राशि होता क्या है, जब आप इलेक्शन में जाते हैं मतलब कि अपना नाम दर्ज करवाने के लिए, तो उस टाइम कुछ राशि जो है ली जाती है ना, उसी को जमानत राशि बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि संविधान के अनुसार संघ विधायी निकाय को कहा जाता है ना। संविधान के अनुसार क्या है, संघ विधायी निकाय को कहा जाता है, निकाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वो है सांसद, है ना। संघ मतलब संघ का सेंट्रल, है ना, विधायी, है ना, विधायी, इसको विधायी लिखिए, है ना, विधायी निकाय को कहा जाता है वो संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन बच जाएंगे ना हम जो है कल करेंगे, राइट। नेक्स्ट वीडियो में मैं उन्हें अपलोड करूँगा ऐसे ही बताते हुए। मतलब ऐसे विधायक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, राइट। तो ऐसे विधायक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या विधायक नहीं होगा, विधेयक है, विधेयक,
है ना, विधेयक जिसमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? मैंने बहुत समझा के बताया था कि वो जो है किस में रखा जाता है, धन विधेयक में रखा जाता है, राइट। तो हमारा ए जो है ऑप्शन जो है करेक्ट है, धन विधेयक के बारे में एक्ट के अनुच्छेद 110 में बताया गया है। और साधारण विधेयक नहीं होता है, और ये भी दोनों नहीं है। और वित्त विधेयक के अंदर जो है फाइनेंशियल मतलब कि वित्त विधेयक का आंसर क्या, फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल बिल कहते हैं। और इसके अंदर जो है धन विधेयक आता है। धन विधेयक का प्रावधान 110 में दिया गया है ना। तो कह सकते हैं कि सभी धन विधेयक जो है वित्त विधेयक हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है धन विधेयक नहीं होते हैं। ओके, तो करेक्ट है 110 है, हमारे अनुच्छेद में दिया गया है ऑप्शन, और ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है अच्छा लग रहा है, अगर मैं ठीक से आपको समझा पा रहा हूँ, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।